बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास फिज़िक्स में चैप्टर 16 दैट इज़ ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ दिस चैप्टर। इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम है 16.1। तो 16.1 प्रॉब्लम में क्या कहा जा रहा है, 500 मिली एम्पेयर करंट इज़ पासिंग थ्रू अ वायर। एक वायर में से 500 मिली एम्पेयर करंट गुजर रहा हो, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज। तो अमाउंट ऑफ चार्ज आपने कैलकुलेट करना है। दैट विल फ्लो थ्रू इट इन 1 आवर। एक घंटे में अगर चार्ज उसमें से फ्लो हो रहा हो, द अमाउंट ऑफ करंट इज 500 मिली एम्पेयर, तो कितना चार्ज इसमें से फ्लो होगा। सवाल आपने समझ लिया। अब सवाल समझने के बाद आपने क्या करना है, अगले स्टेप में इसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट करना है जो डाटा इसमें अवेलेबल है। तो डाटा क्या अवेलेबल है, सबसे पहले करंट अवेलेबल है। करंट को आप ज़ाहिर करते हैं कैपिटल आई से, तो दैट इज इक्वल टू 500 मिली एम्पेयर। अब क्या है, आप 500 मिली एम्पेयर को इस तरह भी लिख सकते हैं, 500 इंटू 10⁻³ एम्पेयर, क्योंकि मिली दैट इज इक्वल टू -3। तो मिली है तो आप उसे 10⁻³ से रिप्लेस कर लें तो एम्पेयर इसका बाकी बच रहा है। तो आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। इसके बाद 1 आवर, 1 घंटे तक, दैट इज टाइम। तो T इज इक्वल टू 1 आवर। तो आप फार्मूले में आर पुट नहीं करते हैं जबकि सेकंड करते हैं, क्योंकि टाइम के लिए जो बेसिक यूनिट है, जो बेस यूनिट है, दैट इज सेकंड। तो टाइम आपको मिनट्स में गिवन हो, आवर्स में गिवन हो या किसी और यूनिट में गिवन हो, आप उसे सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 आवर इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स। तो यहां राइट पे मैं लिख लेता हूं 1 आवर, दिस इज इक्वल टू 60 इंटू 60, दिस इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं और हर मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 60 इंटू 60 इन्हें मल्टीप्लाई कर ले 3600, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 3600 टाइम। फाइंड आपने क्या करना है, अमाउंट ऑफ चार्ज। कितने अमाउंट ऑफ चार्ज इस वायर में से 1 घंटे तक गुजरेगा अगर करंट 500 मिली एम्पेयर हो। तो अब देख लें फार्मूला कौन सा अप्लाई होता है। फार्मूला करंट के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं या पैरामीटर्स हैं जिनके फार्मूलाज आप उनके डेफिनेशन से ही याद रख सकते हैं। जैसे 1-2 पिछली क्लास में डेफिनेशन से हमने फार्मूला डेवलप किया। इसी तरह करंट के लिए बेसिक डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी स्पेसिफिक टाइम में चार्ज का पास होना, चार्ज का फ्लो करना, दैट इज करंट। तो इट मीन्स अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय Q एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपॉन T। तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T। अब इस फार्मूले में से क्या चीज़ आपको नोन है, करंट भी नोन है, टाइम भी नोन है, Q आपने फाइंड करना है। तो ये T दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा। इट मीन्स Q इज इक्वल टू I इंटू T। तो अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर लें, पुटिंग द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। तो Q इक्वल्स टू करंट, दिस इज 500 इंटू 10⁻³ इंटू टाइम, दिस इज 3600। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लें। 5 इंटू 36, इसके साथ भी 2 जीरोज हैं, इसके साथ भी 2 जीरोज हैं। अगर आप इसे फर्दर इस तरह लिख लें, 5 इंटू 36 इंटू 10⁻, 2 जीरोज ये कर लें, 2 ये कर लें, 10⁻4 कर लें। या मज़ीद मैं आपको थोड़ा सा आसान बता दूं ताकि आपको याद रखने में भी आसानी हो। 5 इंटू 10⁻² आप इसे लिख लें, फिर 10⁻³ आप ये लिख लें, इसके बाद 36 इंटू 10⁻² ये आप लिख लें। अब 10⁻, यहाँ 2 है, यहाँ -3 है, यहाँ 2 है। जब सेम बेस के साथ कोई चीज़ अगर मल्टीप्लाई हो तो पावर्स उनके ऐड हो जाते हैं। तो क्या होगा, 5 इंटू 36 को आप रहने दें, 10 बेस को एक दफ़ा लिख के आप इनके पावर्स ऐड कर लें। तो क्या होगा, 2 - 3 + 2। तो 2 + 2 दिस इज 4, 4 - 3 दैट इज 1। इट मीन सिंपल 10 बाकी बच जाएगा। तो 5 इंटू 36 इंटू 10। अब इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर लें,
तो 5 इंटू 10 दिस इज 50, यानी 50 और 36 को आप मल्टीप्लाई कर लें, 1800. So this is equal to 1800 coulombs. The answer will be the amount of charge that will flow for 1 hour through a conductor, through a wire. If the current flowing is 500 milliampere, तो चार्ज कितना फ्लो करेगा? That will be 1800 coulombs, क्योंकि चार्ज के लिए यूनिट है कूलम. प्रॉब्लम 16.2. Potential difference of 10 volt is applied across a conductor. If a current of 1.5 ampere is passing through it, how much energy would be obtained from the current in 1 minute? क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से सिमिलियर है मगर थोड़ा सा डिफरेंट है. अब आप इस क्वेश्चन में देख लें. सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लें. क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक वायर है, वायर के अक्रॉस 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है. तो वायर के अक्रॉस 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, इट मीन्स इस वायर का अपना रेजिस्टेंस कोई होगा. तो इस रेजिस्टेंस को सबसे पहले आपने कैलकुलेट करना है कि रेजिस्टेंस, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर जिसमें 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, नंबर 1. दूसरी बात यह है कि अगर करंट और वोल्टेज दोनों आपको नोन हो तो आप रेजिस्टेंस खुद से फाइंड कर सकते हैं. तो रेजिस्टेंस आप फाइंड कर लें, इसके बाद आप एनर्जी फाइंड कर सकते हैं कि 1 मिनट में कितनी एनर्जी इसके अंदर ऑब्टेन हो रही है. तो अब सवाल आप समझ गए. समझने के बाद आपने डाटा एक्सट्रैक्ट करना है. तो सबसे पहले आप लिख लें डाटा. कितनी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है आप लिख लें. ये 10 वोल्ट है, इट मीन्स V इज इक्वल टू 10 वोल्ट. एम्पेयर, आप इसके यूनिट से अंदाज़ा कर लें कि ये करंट है, तो करंट को आप I कैपिटल से शो करते हैं. दिस इज़ 1.5 एम्पेयर. इसके बाद टाइम आपको गिवन है, दैट इज़ 1 मिनट. तो आपने 1 मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि टाइम जब तक आप सेकंड में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक आप फार्मूला में पुट नहीं कर सकते. तो क्या होगा? 60 सेकंड्स. अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि फार्मूलाज लिखने हैं कि कौन कौन से फार्मूलाज आपको चाहिए. तो फार्मूलाज, एक फार्मूला आपने जाउल्स लॉ आपने पढ़ा और सुना होगा. तो जाउल्स लॉ, दिस इज इक्वल टू W इक्वल्स टू I स्क्वायर RT. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. तो ये आपकी एनर्जी होगी. W वुड बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसको हम W से ज़ाहिर करते हैं, I स्क्वायर RT के इक्वल है. अब इसमें करंट आपके पास अवेलेबल है, टाइम आपके पास अवेलेबल है, जबकि R आपके पास अवेलेबल नहीं है. तो रेजिस्टेंस उस कंडक्टर का अगर यहाँ क्वेश्चन में गिवन होता तो आप वहाँ से पुट कर लेते. जब इसमें गिवन नहीं है तो सबसे पहले आप रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे. तो रेजिस्टेंस के लिए ओहम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू IR. और अगर आपने क्या फाइंड करना है? R फाइंड करना है. तो R इज इक्वल टू V अपॉन I. R फाइंड करने के लिए V अपॉन I. तो इन दो इक्वेशंस की मदद से आप एनर्जी फाइंड कर सकते हैं. सबसे पहले आप R फाइंड करेंगे. पुटिंग द वैल्यूज ऑफ V एंड I वी विल गेट द रेजिस्टेंस. तो इक्वेशन नंबर 1, R इज इक्वल टू V, दैट इज 10 वोल्ट, 1.5, दिस इज योर करंट. R इज इक्वल टू V अपॉन I. पॉइंट काट दे, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा. अब 100 डिवाइडेड बाई 15, आप 5 की टेबल से देख लें. 5 3 से 15, 5 20 100. अब 20 डिवाइडेड बाई 3 कर लें. कैलकुलेटर अलाउ हो तो कैलकुलेटर से आप कर लें, अगर अदरवाइज आप इसे मैनुअल वे से कर लें. 3 6 18, 2 पॉइंट लगाया, यहाँ एक ज़ीरो लगाया. 3 6 18, 2 0 3 6 18. तो 6.66 या 6.67. इट मीन्स R इक्वल्स टू 6.67 ओहम. R आपने फाइंड कर लिया. अब R फाइंड करने के बाद आपने क्या करना है? एनर्जी फाइंड करनी है. तो एनर्जी फाइंड करने के लिए जाउल्स लॉ. तो जाउल्स लॉ में अब आपके पास R भी अवेलेबल है, T भी है, I भी है. तो आप वैल्यूज इसमें पुट कर ले, यू विल गेट दी एनर्जी. तो W इक्वल्स टू, पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2,
W इक्वल्स टू आई स्केयर आर टी, पुट कर लें 1.5 स्केयर इंटू 6.67 इंटू टी, दैट इज 60 सेकेंड्स। तो आप इसे सॉल्व कर लें, कैलकुलेटर से कर लें या मैनुअल वे से कर लें। आप इसे कैलकुलेटर से कर ले या मैनुअल वे से कर ले, यू विल गेट योर आंसर 899.1 जाउल्स, या आप इसे राउंड फिगर में ले ले, दैट इज इक्वल टू 900 जाउल्स। सो दिस विल बी एनर्जी ऑब्टेन्ड इन दैट कंडक्टर जिसमें 10 वोल्ट की बैटरी लगी है और 1.5 एम्पेयर करंट 1 मिनट तक गुजर रहा हो। तो दिस विल बी योर आंसर, W इज इक्वल टू 900 जाउल्स। सो दिस इज एनर्जी। Problem 16.3, a very simple question. When a potential difference of 10 volt is applied across a conductor, a current of 5 milliampere flows through it. Find the resistance of the conductor. Very simple. एक तार है जो 10 वोल्ट की बैटरी के साथ लगी हुई है। अगर करंट फ्लोइंग फ्रॉम दैट कंडक्टर इज 5 मिली एम्पेयर, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस? बड़ा सिंपल है, पिछले क्वेश्चन में हमने रेजिस्टेंस फाइंड किया था। उस कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस अननोन है, करंट और वोल्टेज आपको नोन है, तो ओम्स लॉ की मदद से आप फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट कर लें। डेटा क्या है? वोल्टेज V इज इक्वल टू 10 वोल्ट और करंट को I से ज़ाहिर करते हैं, कैपिटल I से, दैट इज 5 मिली एम्पेयर। आप इसे 5 इंटू 10⁻³ एम्पेयर इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अब क्या है, रेजिस्टेंस आपने फाइंड करना है। तो फार्मूला कौन सा होगा? ओम्स लॉ। ओहम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। आपको जो चीज़ अननोन है उसको एक साइड पे कर लें, बाकियों को एक साइड पे कर लें, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I। R आपने फाइंड करना है। सो पुटिंग द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, R इक्वल्स टू V क्या है 10 वोल्ट और करंट क्या है 5 इंटू 10⁻³ अब आप क्या कर लें, सिंप्लीफाई कर ले। 5 2 इज 10, ये 10⁻³ है, इसको ऊपर ले जाएं, क्या बन जाएगा 10⁻+3। तो इट मीन्स 2 ऊपर पहले से मौजूद है, 2 इंटू 10⁻+3, 10⁻3 दिस इज इक्वल टू 1000 और 1000 को आप क्या कहते हैं? किलो। तो इट मीन्स आप इसे 2 इंटू 10⁻³ ओहम्स लिखेंगे या आप इसे सिंपल 2 किलो ओहम लिखेंगे। सो दिस इज योर आंसर and that would be the resistance of that conductor. Problem 16.4, the resistance of a conductor is 10 mega ohm. इस कैपिटल M से आप मेगा ओहम मुराद लेंगे। If a potential of 100 volt is applied across its end, then find the current passing through it in milliampere. पिछले क्वेश्चन में आपको वोल्टेज और करंट दिया गया था, रेजिस्टेंस पूछा जा रहा था, जबकि इस क्वेश्चन में आपको रेजिस्टेंस गिवन है और करंट वोल्टेज गिवन है, करंट पूछा जा रहा है। सेम ओहम्स लॉ है, सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन है, सिर्फ क्या है कि यहाँ पे करंट पूछा जा रहा है, पिछले क्वेश्चन में रेजिस्टेंस पूछा जा रहा था। तो सबसे पहले आप इसमें से डेटा फाइंड कर लें। द डेटा व्हाट इज अवेलेबल, V इज इक्वल टू 100 वोल्ट, R इक्वल्स टू 10 मेगा ओहम। आप इसे इस तरह लिख सकते हैं, मेगा इज इक्वल टू 10⁻+6, 10 इंटू 10⁻6 ओहम। आप इसे इस तरह लिखेंगे। इसके बाद आपने क्या फाइंड करना है? करंट फाइंड करना है। व्हाट इज करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर, और करंट भी क्या है, पासिंग थ्रू इट इन मिली एम्पेयर। जो भी करंट आपका निकलेगा आप उसे मिली एम्पेयर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि सवाल में पूछा यह जा रहा है कि जो भी आपका आंसर आएगा आप उसे मिली एम्पेयर में कन्वर्ट करके लिखेंगे। सो ओहम्स लॉ फार्मूला, ओहम्स लॉ, दिस इज V इज इक्वल टू IR एंड I इज इक्वल टू V अपॉन R। I आपने फाइंड करना है तो R दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, इसमें पुट कर लें। I इज इक्वल टू V क्या है, दैट इज 100 वोल्ट और R क्या है 10 इंटू 10⁻+6।
अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, एक ज़ीरो इससे कट जाता है। अब 10 है, ये 10⁻6 नीचे है, इसको ऊपर ले जाएं, क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। तो 10 × 10⁻6। अब अगर आप ये आंसर लिख लें तो ये 10⁻6 माइक्रो कहलाता है। क्या कहलाता है? माइक्रो। तो I = 10 माइक्रो एम्पेयर। आप इसे ये आंसर लिख सकते हैं, मगर क्वेश्चन में पूछा गया कि आप इसे मिली एम्पेयर में लिख लें, तो आप इसे मिली एम्पेयर में कन्वर्ट कर लें। 10 × 10⁻6 ये मिली एम्पेयर में कैसे बनेगा? तो 10 × 10⁻6 इसको आपने क्या करना है? मिली एम्पेयर में शो करना है। अब मिली 10⁻³ के बराबर है। अगर मैं इसे इस तरह लिख लूँ 10 × 10⁻³ × 10⁻³ तो एक 10⁻³ वो तो मिली होगा, जबकि दूसरे को आपने फिर सॉल्व करना है। तो एक 10⁻³ को आप नीचे ले जाएं, 10/10⁻³ है, नीचे आके +3 बन जाएगा, इंटू 10⁻³ एक को आप ऊपर रहने दें। अब 10⁻³ ऊपर 10 है, इन दोनों को आप सिंप्लीफाई कर लें। 10 / 1000, 10 / 1000 इंटू 10⁻³ तो 10 को आप 1000 से डिवाइड कर लें, ज़रा कैलकुलेटर से बेशक कर लें। 1000 तो क्या होगा? 1000 10 पे नहीं जाता, पॉइंट लगा लें, एक ज़ीरो बढ़ा दें, फिर एक ज़ीरो लगा दें, यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ जाएगा, इसके बाद 1 पे जाएगा, तो क्या बन गया? 0.01। तो इस पोर्शन को आप सॉल्व कर लें, ये किस चीज़ की इक्वल है? 0.01 इंटू 10⁻³ दिस इज योर आंसर। तो आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि I = 0.01 मिली एम्पेयर। अब आप चाहे इस तरह लिख लें 0.01 इंटू 10⁻³ लिख लें, या 0.01 मिली एम्पेयर लिख लें, क्योंकि 10⁻³ की जगह आपने मिली लगाना है, और क्वेश्चन में भी मिली एम्पेयर में आपसे आंसर पूछा जा रहा है। प्रॉब्लम 16.5, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरह गौर से समझ लें। व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ ए कॉपर वायर? एक कॉपर वायर है, उसकी लेंथ पूछी जा रही है। व्हाट इज लेंथ ऑफ ए कॉपर वायर? 3 mm डायमीटर। कॉपर जो जिसके लिए लेंथ पूछी जा रही है वो 3 mm डाया उसकी मोटाई है। मोटाई कितनी है? 3 mm, 3 मिलीमीटर डाया उसकी मोटाई है। सो दैट इट्स रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0.005 ओहम। यानी एक पीस ऑफ वायर है जो कॉपर का बना हुआ है, उस कॉपर के वायर में जो रेजिस्टेंस है 0.005 ओहम उसकी रेजिस्टेंस, और डायामीटर गिवन है दैट इज 3 mm। तो लेंथ आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ दैट वायर। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर ये कांस्टेंट है, ये आपको बुक के एंड पे हर जगह पे मिलता है कि कॉपर डिफरेंट मटेरियल्स के लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है। कॉपर के लिए अलग है, आयरन के लिए अलग है, एल्यूमिनियम के लिए अलग है। तो कॉपर के लिए 1.69 इंटू 10⁻⁻8 ओहम मीटर, दिस इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आप सबसे पहले डेटा एक्सट्रैक्ट कर लें। तो डेटा में गिवन क्या है? 3 mm डायामीटर, आप इसे डी से शो करेंगे डायामीटर को, 3 mm। तो 3 mm आप इसे फर्दर इस तरह लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻³ मीटर। दिस इज mm मीन्स मिलीमीटर, तो मिली के लिए आप 10⁻³ लिखते हैं, तो 3 इंटू 10⁻³ m। दिस इज योर डायामीटर, और रेजिस्टेंस जो गिवन है दैट इज योर R, 0.005 ओहम। ये ऑलरेडी ओहम में आपको रिक्वायर्ड है, तो ओहम में गिवन है, इसको कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। क्या पूछा जा रहा है? लेंथ पूछा जा रहा है, लेंथ पूछा जा रहा है। अब आपने क्या करना है? फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा? तो एक फार्मूला है जिसमें रेजिस्टेंस अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू ρL/A, दिस इज फार्मूला। अब
R this is resistance, L this is length and A this is area। तो अगर आप किसी भी कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं तो आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का होना ज़रूरी है, लेंथ होना ज़रूरी है और एरिया यानी डायामीटर से आप एरिया फाइंड करेंगे। अब एरिया के लिए फार्मूला क्या है? व्हाट इज़ फार्मूला फॉर एरिया? सर्कुलर शेप एरिया के लिए फार्मूला किस चीज़ के बराबर है? A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, जबकि आपको R गिवन नहीं है, D गिवन है डायामीटर। तो अगर डायामीटर में से आप R निकालेंगे तो ये किस चीज़ की इक्वल होगा? R इक्वल्स टू D/2, यानी डायामीटर को आप हाफ कर लें या 2 पे डिवाइड कर लें तो आपको रेडियस मिल जाएगा। तो 3 mm को आप 2 पे डिवाइड कर लें, ये क्या होगा? 3 mm डिवाइडेड बाई 2। तो क्या हो जाएगा? 3 को आप 2 पे डिवाइड कर लें 1.5, तो ये क्या होगा? 1.5 mm या 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर। तो रेडियस आपके पास क्या निकला? ये। अब आपने इस फार्मूला में A की जगह रिप्लेस करना है पाई आर स्क्वायर, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि इस फार्मूला में आपसे पूछा क्या जा रहा है, कितनी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं? R अवेलेबल है, रो यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अवेलेबल है, एरिया पाई आर स्क्वायर की सूरत में अवेलेबल है, लेंथ आपने फाइंड करना है। तो आप अब लेंथ आसानी से फाइंड कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। तो इस फार्मूला में से अगर आप लेंथ निकाल लें तो ये किस चीज़ की इक्वल हो जाएगा? लेंथ इक्वल्स टू, ये A डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ R के साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। RA और ये L के साथ रो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। दिस इज योर रो। अब लेंथ के लिए आपने फार्मूला बना लिया, कहाँ से? इस मेन फार्मूले से जो रेजिस्टेंस के लिए है। अब आपने A की जगह पाई आर स्क्वायर लिखना है, तो A की जगह आप पाई आर स्क्वायर लिख लें, R पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई रो। अब ये एक्सप्रेशन आपका रिक्वायर्ड है। इस एक्सप्रेशन में आप वैल्यूज पुट कर लें, यू विल गेट द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। L फाइंड करने के लिए आपने वैल्यूज पुट कर लिए इस फार्मूला में। R के लिए 0.005 इंटू पाई के लिए 3.14 और R स्क्वायर R के लिए 1.5 इंटू 10⁻³ इस होल का स्क्वायर यानी R स्क्वायर डिवाइडेड बाई रो, दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर, वो आपने यहाँ पे लिख लिया। तो इसके बाद क्या है, आप इसे कैलकुलेटर से कर लें या वैसे आप इसे सिंप्लीफाई कर लें तो 2.09 मीटर ये आंसर आ जाएगा। आप इसे अप्रॉक्सीमेटली 2.1 मीटर लिख सकते हैं। तो लेंथ ऑफ द वायर विल बी 2.1 मीटर। तो जिस कंडक्टर के साथ, जिस कंडक्टर के लिए लेंथ पूछा जा रहा है वो आपने फाइंड कर लिया, दैट इज 2.1 मीटर एंड दिस इज आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। प्रॉब्लम 16.6, ये क्वेश्चन समझने की ज़रूरत है। टू रेजिस्टेंसेज ऑफ 2 किलो ओम एंड 8 किलो ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। दो रेजिस्टेंसेज हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। इफ़ ए 10 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एंड्स ऑफ दिस कम्बिनेशन। दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में जुड़े हुए हैं और एक बैटरी के साथ ये दोनों जोड़े गए हैं, कम्बिनेशन जो 10 वोल्ट की बैटरी है। फाइंड द फॉलोइंग क्वांटिटीज़। सबसे पहले आप स्कीमेटिक राइट साइड पे बना लें ताकि आपको समझ आए। दिस R1 R2 सीरीज कम्बिनेशन इस तरह है कि एक रेजिस्टेंस के लिए एंड, दूसरे के लिए उसका स्टार्टिंग पॉइंट जब मिल जाए तो दिस इज सीरीज कम्बिनेशन। और ये जुड़े हुए हैं एक 10 वोल्ट की बैटरी के साथ, प्लस माइनस। दिस इज करंट फ्लोइंग, दिस इज R1 R2 एंड दिस इज 10 वोल्ट बैटरी। तो ये आपका स्कीमेटिक डायग्राम इस तरह से बनता है। अब इसमें क्या है कि नंबर 1 क्या पूछा जा रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कम्बिनेशन। इस कम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, यानी अगर बहुत सारे रेजिस्टेंसेस है तो उन सब का इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस किसके बराबर है, नंबर 1। नंबर 2, करंट पासिंग
इस नेटवर्क में जो करंट पास हो रहा है उस करंट के लिए वैल्यू पूछा जा रहा है। नंबर 3, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर, इस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट क्या वोल्टेज ड्रॉप है, इसके अगेंस्ट क्या वोल्टेज है, दोनों आपने फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सट्रैक्टिंग डाटा फ्रॉम दिस क्वेश्चन, इसमें क्या है, R1 दिस इज इक्वल टू 2 किलो ओम, R2 दिस इज इक्वल टू 8 किलो ओम और V इज इक्वल टू 10 वोल्ट। तो जो किलो ओम में है, किलो मीन्स 1000 और 10 रेज़ टू द पावर 3, तो आप इसे इस तरह लिख सकते हैं 2000 ओम, यानी 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 यानी 2 इंटू 1000, ये क्या हो जाएगा 2000 ओम। 8 किलो ओम, किलो आप हटा दें तो ये 8000 ओम बन जाएगा। अब 10 वोल्ट की बैटरी है तो वोल्ट एप्लीकेबल है आपके फार्मूले में। अब सबसे पहले आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, पार्ट ए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए क्या है, अगर सीरीज में जुड़े हुए हों बहुत सारे रेजिस्टेंसेस, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ई दिस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू Rn। अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आपस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में हैं, तो आप सिंपली उनको ऐड कर लें, यू विल गेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हमारे पास दो रेजिस्टेंसेस हैं R1 प्लस R2, तो हम वैल्यूज इसमें पुट कर लेते हैं। तो RE इक्वल्स टू, एक हमारे पास 2000 है, दूसरा 8000 है, तो ये दोनों मिला के 10,000, या दिस इज 10,000 ओम, या आप इसे 10 किलो ओम भी लिख सकते हैं। तो C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 10 किलो ओम। ए पार्ट के लिए आंसर ये है। अब बी पार्ट के लिए क्या है कि करंट पासिंग थ्रू ईच ऑफ रेजिस्टेंस, जो करंट पास हो रहा है, ओहम्स लॉ आप देख लें, V इज इक्वल टू IR एंड I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो R क्या है, R इक्विवेलेंट है। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए पार्ट में आपने फाइंड कर लिया वो आप इसमें पुट कर लें। ऊपर वोल्टेज V क्या है 10 वोल्ट, R इक्विवेलेंट दिस इज 10,000, 1 0 1 से कट गया, तो करंट किस चीज़ के बराबर है, यहाँ आप देख लें ओहम्स लॉ से आप करंट फाइंड कर रहे हैं, V इज इक्वल टू IR एंड I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो आप इसमें वैल्यूज पुट कर लें, V 10 वोल्ट डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिस इज इक्वल टू 10,000। अब 1 0 इससे कट गया तो क्या बचता है, 1 अपॉन 10 रेज़ टू द पावर प्लस 3। तो ये क्या होगा, 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 या 1 मिली एम्पेयर। तो ये क्या बन गया, 1 मिली एम्पेयर। द करंट इज 1 मिली एम्पेयर। तो पार्ट बी के लिए दिस इज आंसर। अब इसके बाद पार्ट सी में क्या है कि आपसे पूछा जा रहा है कि रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा और R2 के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा। तो ओहम्स लॉ आप सिंपली अप्लाई कर ले, V1 इक्वल्स टू IR1 पहले रेजिस्टेंस के लिए, V2 इज इक्वल टू IR2 दूसरे रेजिस्टेंस के लिए। तो इसमें आप फर्स्ट वन में आप अप्लाई कर लें, V1 इज इक्वल टू करंट क्या है 1 मिली एम्पेयर, 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 और रेजिस्टेंस 1 दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर +3, किलो के लिए +3 होगा। तो ये 10 रेज़ टू द पावर -3 और +3 जो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, 2 1 = 2। तो V1 इज इक्वल टू 2 वोल्ट्स। V1 क्या आया 2 वोल्ट्स। इसी तरह V2 फाइंड करने के लिए करंट पुट कर लें, 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 इंटू R2 8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर +3। अब ये +3 -3 एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं तो 8 1 = 8। सो 8 वोल्ट दिस इज आंसर। दिस इज V1, ये आंसर V1 का है और ये V2 का है। सो दीज टू आर द आंसर्स फॉर पार्ट सी ऑफ प्रॉब्लम 16.6। प्रॉब्लम 16.7, टू रेजिस्टेंसेस 6 किलो ओम 12 किलो ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पिछले सवाल से सिमिलियर है मगर इसमें दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगे हुए हैं, उसमें सीरीज़ में लगे हुए थे, बाकी सब कुछ सेम है। इसमें बैटरी जो लगी है वो 6 वोल्ट की है और आपने क्या फाइंड करना है,
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, फिर आपने करंट हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस देखना है और फिर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप इसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट कर लें। द डेटा अवेलेबल R1 इक्वल्स टू 6 किलो ओहम, आप इसे 6000 ओहम लिख सकते हैं। किलो की जगह आपने 1000 लिख लिया या 10⁻³ लिख लिया तो ये 6000 बन गया। R2 दिस इज इक्वल टू 12 किलो ओहम, तो ये 12000 ओहम बन जाएगा। ये इसको 12000 और 6000 हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हम इसे फिर किसी भी फार्मूले में अप्लाई कर लें वो अप्लाई हो सके। इसके बाद वोल्टेज 6 वोल्ट। अब ये तो हो गया। अब आप स्कीमेटिक इसके लिए पहले डायग्राम बना लें कि दो रेजिस्टेंसेस हैं पैरेलल में। पैरेलल इस तरह की कॉम्बिनेशन को कहते हैं, दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसमें ये 6 वोल्ट की बैटरी है, यहां पे ये टोटल करंट फ्लो कर रहा है और एक ब्रांच में I1 फ्लो करेगा, एक ब्रांच में I2 करंट फ्लो करेगा। ये करंट यहां से जाके फिर दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। तो ये R1 है एंड दिस इज R2। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, तो इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट है, इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कि अगर आप इन दोनों रेजिस्टेंसेस को जो पैरेलल में जुड़े हुए हैं अगर एक रेजिस्टेंस बना दें तो इक्विवेलेंट उसका क्या होगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए अगर पैरेलल में हो तो 1/RE दिस इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/Rn। ये बेसिक फार्मूला है। अगर नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस पैरेलल में जुड़े हुए हों तो ये फार्मूला आप यूज़ करते हैं। हमारे पास सिर्फ दो रेजिस्टेंसेस हैं तो हम फार्मूला यहाँ तक लेंगे। तो 1/RE दिस इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इनमें आप वैल्यूज पुट कर लें। तो 1/RE दिस इज इक्वल टू 1/6000 प्लस 1/12000। आप एलसीएम ले लें। 12000 एलसीएम होगा, 6 और 12000 को आप कर लें, 2 हो जाएगा तो ऊपर 2 प्लस 1, तो 1/RE दिस इज इक्वल टू 3/12। 1/RE दिस इज इक्वल टू 3/12000। अब 3 और ये आपस में कटते हैं तो क्या बन गया, 1/RE इक्वल्स टू 1/4000। 1/RE दिस इज इक्वल टू 1/4000। अब हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, जबकि यहाँ 1/RE है। अगर आपने RE फाइंड करना है तो लेफ्ट साइड को अगर आप उलट देते हैं तो राइट साइड भी आपका उलट जाएगा। तो इट मीन्स दोनों साइड को आप अप साइड डाउन कर लें तो 4000 ओहम बन जाएगा। आप इसे 4 किलो ओहम भी लिख सकते हैं, 4 किलो ओम। सो दिस इज आंसर फॉर पार्ट ए। पार्ट ए के लिए ये आंसर है। अब आगे क्या है कि करंट पासिस थ्रू ईच रेजिस्टर। अब करंट आपके दो बन रहे हैं, एक I1 है और एक I2 है, वो दोनों आपने फाइंड करने हैं बाय मींस ऑफ ओहम्स लॉ। तो अब हम पार्ट बी कर रहे हैं, फाइंडिंग दी करंट। तो V इज इक्वल टू IR, और I अगर आपने फाइंड करना है तो R दूसरी तरफ जाके V के डिवाइड हो जाएगा। I इज इक्वल टू V/R। अब I1 है और R1 के अक्रॉस है, तो I1 R1 के अक्रॉस आपका एक फार्मूला लगेगा, I2 R2 के अक्रॉस दूसरा फार्मूला, इसी सेम का आप दूसरा फार्मूला बना लें, I2 इज इक्वल टू V/R2। तो आप पहले वाले में वैल्यूज पुट कर लें V और R1 के, तो आपको I1 निकल आएगा। V और R2 कर लें, आपको I2 निकल आएगा। तो सबसे पहले आप I1 फाइंड कर लेते हैं। V दिस इज 6 वोल्ट डिवाइडेड बाई R1 दिस इज 6000। ये इससे कैंसिल हुआ तो 1/1000। तो 1000 नीचे क्या है, 10⁻³ है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 1 × 10⁻³ या आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 मिली एम्पेयर। तो I1 क्या बना,
1 मिली एम्पेयर। अब I2 हम देखते हैं कि करंट 2 क्या है, तो I2 इज इक्वल टू V अपन R2, V की जगह आप 6 लिख लें और R2 की जगह 12,000 लिख लें। ये क्या बन गया 2000। अब क्या है कि 1 अपान नीचे क्या है 2 इंटू 10⁻³ है। 2000 को आप इस तरह लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻³, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या है कि 10⁻³ को आप ऊपर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। 1/2 किस चीज़ की इक्वल है 0.5 की इक्वल है, तो ये I2 दिस इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻³ या 0.5 मिली एम्पेयर। सो दिस इज आंसर, दीज आर आंसर दिस टू। ये I1 है, ये I2 है। पार्ट बी के लिए आपके आंसर्स हैं। और पार्ट सी के लिए आप एक सिंपल स्टेटमेंट लिख लें, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो पैरेलल में जितने भी रेजिस्टेंसेस जुड़े हुए हों, अगर वो किसी बैटरी से कनेक्टेड हैं तो बैटरी के लिए जो वोल्टेज है वो इसके अक्रॉस भी वही है, इसके अक्रॉस भी वही है। तो आप ये लिख सकते हैं कि द बैटरी इज कनेक्टेड, पार्ट सी के लिए। आप सिंपली पार्ट सी के लिए आंसर ये लिखें, द बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस ईच रेजिस्टर, hence potential difference for each resistor is equal to